Assalamu Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today's lesson is about the environmental chemistry. So let's see what is environmental chemistry. So the word environment is derived from the French word that is environner. That is meaning, its meaning is to encircle our surround. यानी कि जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में इर्द गिर्द में मौजूद होती है, these are all called environment. ये collectively जो है हमें हमारे environment बनाते हैं. एंड सिंपली इसको environment को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, that is surrounding of an organism in which the organism live. यानी कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी जो सराउंडिंग होती है उसमें जो वो रहता है तो वो उसका सराउंडिंग बनाता है ना. वो सराउंडिंग में जो है दो तरह की चीज़ें आ सकती है, या तो वो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी. सो नॉन लिविंग सराउंडिंग इज मोस्टली कॉल्ड एबायोटिक and these include air, water, soil, mountains and different types of gases. All these include in abiotic environment surrounding. And the second one is living, and this is also called biotic surrounding. इसमें जो है all other living beings which organism comes into regular contact in its environment. यानी कि एक living organism बाकी सारे जितने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कांटेक्ट में रहता है, यानी उसकी जो जितनी नीड्स होती है उसके लिए उस पर इन्हिसार करता है, तो ये सारे के सारे जो है उसके बायोटिक सराउंडिंग में आते हैं. Now segments of environment, there are four segments of environment. First one is atmosphere, second one is hydrosphere, third one is lithosphere, and fourth one is biosphere. So now we will study them one by one. First one is atmosphere, and its definition is the thin envelope of gases surrounding the earth, highly compressible. यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी गैसेस होते हैं, हवा मौजूद होती है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अब इसका यूज़ क्या है, क्या ये फंक्शन करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो मोस्टली क्या करता है ये जो हम सन से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज पहुँचती है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड नियर यूवी रेडिएशन, विजिबल एंड IR रेडिएशन, उसको हम तक पहुंचने देता है. लेकिन जो बाकी यूवी रेडिएशन होती है जिनका जो वेवलेंथ होता है 300 नैनोमीटर से कम होता है, वो हमें पहुंचने तक से ये रोकता है. यानी कि ये गैसेस जो है फिल्टर होती है थ्रू एटमॉस्फेयर. अब ये क्यों क्यों और किस तरह होता है, तो इस एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन लेयर मौजूद होती है, जो जिसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो हार्मफुल रेज होती है उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकता है. एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज़ बाउंड टू अर्थ बाय ग्रेविटी. अब क्यों जो है एटमॉस्फेयर यानी ये तो गैसेस है, तो किस तरह जो है ये अर्थ के सराउंडिंग में एग्जिस्ट होती है, ये ऑपरेट क्यों नहीं होती, तो इसकी वजह ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये अर्थ के साथ बाउंड रहती है. एंड टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ 5 × 10⁵ टन्स विच इज़ 1 millionth ऑफ अर्थ टोटल मास. यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसका मास जो है बहुत ज़्यादा है. डेंसिटी डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट. यानी कि जितना हाइट इंक्रीज़ होता जाता है उसकी वजह से उसकी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद होते हैं उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज़ होती है. यानी जितना उसको स्पेस अवेलेबल होता है उतना स्पेस में वो फिर एक्सपेंड कर जाता है, इस वजह से उसकी फिर डेंसिटी जो है विद हाइट डिक्रीज़ होती जाती है. ओके, द सेकेंड वन इज़ बायोस्फेयर. अब बायोस्फेयर में कौन सी जो है चीज़ें आती हैं. सो बायोस्फेयर में दिस इज़ द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज़ नोन एज बायोस्फेयर. यानी कि अर्थ का वो रीजन जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो सो दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर. And all living things required energy and material, and biosphere energy received from the sun and interior of the earth received energy is then used and given off material or recycle. यानी कि जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और फिर उसी एनर्जी को फिर रिसाइकल करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. अब जो बायोस्फेयर है उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट के साथ लिटल बिट एज कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम होती है. जिस तरह हम एक सिंगल बैक्टीरियम की एग्जांपल ले लें तो उसकी इंटरेक्शन जो होगी एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो वाटर के लिए हो, एयर के लिए हो, या जो है उसकी जो अगर उसने
लिविंग पर्पसेस के लिए हो, तो स्मॉल फ्रैक्शन में यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में उसकी इंटरेक्शन होगी इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट ले लें तो फॉरेस्ट की जो इंटरेक्शन होगी इन्वायरमेंट के साथ वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर्स में उसकी इंटरेक्शन होती है इन्वायरमेंट के साथ। तो इसी तरह अगर जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है, तो इसी तरह उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता जाता है। ये इंटरेक्शन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है, यानी कि उसके लिए जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है या तो उसके लिए होगा, जिस तरह वाटर है, फूड है उसके लिए, या शेल्टर है, या जो रिहाइश के लिए अगर उसको जगह चाहिए हो, तो इस इन सारी ज़रूरतों के लिए वो क्या करता है, अपने जो उसका सराउंडिंग होता है उस पर इन्हिसार करता है। ओके, थर्ड वन इज़ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर अर्थ का वो सरफेस जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि द लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो है तीन लेयर्स होती है, यानी कि क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। जो क्रस्ट जो है वो अर्थ का सबसे आउटर पार्ट है। देन मेंटल जो इन बिटवीन उसका दरमियान वाला पार्ट होता है। देन जो लास्ट वन होता है वो दैट इज़ कॉल्ड कोर। तो अर्थ की जो आउटर सॉलिड पार्ट होता है उसमें उसमें जितनी सारी चेंजेस आती है वो कौन सी लेवल पे, यानी कि उसका टेम्परेचर किस तरह होता है, फिर उसकी थिकनेस होते हैं कितनी होती है, फिर उसका बायो यानी कि बायोस्फीयर जो उसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो ये सारे जो है लिथोस्फीयर में पड़ते हैं। Okay, the last one is hydrosphere. So the hydrosphere is mostly composed of the water. Water जो है different जो अर्थ सरफेस है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर की जो चेंजेस आती है उसकी वजह से जो है थ्री डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो ज़्यादातर अमाउंट में जो वाटर है वो अर्थ में जो है वो ओशन में मौजूद होता है इन द लिक्विड फॉर्म में। तो इसी वजह से यानी कि जो 1360 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर का अमाउंट का जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है ओशन में इन द फॉर्म ऑफ साल्टी वाटर। और इसी वाटर की वजह से जो है जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें हाई इंक्रीज़ नहीं आता, यानी कि ये एज अ बफर जो है मौजूद होता है। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। यानी कि जो वाटर है इज़ ये एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हर जगह पे ये यूज़ होता है। दूसरा ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, क्लींजिंग पर्पसेस के लिए हर एक जगह पे वाटर जो है यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट्स। एंड इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स। यही वाटर जो है लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स है, यानी कि लाइफ जो है वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है। ओके, दीज वाज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अब हमने कर लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती है, कौन कौन से इसके स्फेयर होते हैं, किस तरह इसकी डिवीज़न की गई है, फिर उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर प्रोफाइल है वो किस तरह होता है। तो अब हमने ये जानना है। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ। के जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जितनी सारी गैस एयर होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के कम्बिनेशन से बनती है। एंड अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इन जो गैसेस होती है कलेक्टिवली ये अर्थ के इर्द गिर्द जो है एज अ थिक ब्लैंकेट जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो इससे जो है एटमॉस्फेयर बनता है। यानी एटमॉस्फेयर क्या है? ये असल में मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो अर्थ के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है। अब इन मूविंग एयर की वजह से विंड बनती है, यानी यही एयर जब मूव करती है तो ये विंड के प्रोडक्शन का वजह बनती है ये। नाउ व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? के हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें जो गैसेस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी गैसेस इसमें मेनली एग्जिस्ट करती है। सो फर्स्ट वन द मेजर कंपोनेंट इज़ नाइट्रोजन के 78% उसमें नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में। देन
Second one is oxygen, that is about 21%, and the and other are rare gases. These are argon, carbon dioxide, and these are mostly 1%. यानी कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है वो इन सब की के मिलने से बनती है. And some small liquid and solid particles are also present. These are in the form of dust, sea salt, water droplets. यानी कि लिटिल अमाउंट में ये भी उसमें एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं. जिस तरह डायग्राम में भी इसको शो किया गया है ग्राफिकली के जो डिफरेंट कलर से इसको शो किया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस की जो कंपोजिशन होती है एटमॉस्फेयर में. Now this atmosphere can be divided into 4 different types of sphere. यानी कि जो एटमॉस्फेयर है इसको different types of sphere में डिवाइड किया गया है इसकी different टेम्परेचर और प्रेशर प्रोफाइल के बेस पे. यानी हाइट के साथ इसकी जो टेम्परेचर होता है और उसका जो प्रेशर होता है उसमें जो चेंजेस आती है इस लिहाज से इसको different types of sphere में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, देन सेकेंड वन इज stratosphere, third one is mesosphere, then thermosphere, and the last one is exosphere. So these are different types of spheres of atmosphere. So now we will study them one by one. Okay, so first one is troposphere, and this is the portion we live in and is therefore most familiar to us. In the troposphere, on an average, the temperature decreases at rate of 1 degree Celsius with every 165 meter ascends. यानी कि जो जिस स्पेयर में हम रह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. तो इसका टेम्परेचर जो है विद हाइट जो है ये डिक्रीज़ होता जाता है. अब ये डिक्रीज़ कितना आता है तो 165 मीटर जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस इसमें डिक्रीज़ आता है. एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर अब कौन सा लेयर है जिसमें ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है और इसकी जो कंडीशन होती है ये फेवरेबल होती है फ्लाइंग के लिए. यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी स्पेयर में जो है फ्लाई करते हैं. ओके the third one is mesosphere. Then the mesosphere is above the stratosphere and is the coldest layer of the atmosphere. ठीक है कि जो mesosphere है ये coldest sphere है atmosphere का, and its temperature lies from 0 to minus 93 degrees Celsius, and large wind storms exist in the mesosphere that can exceed 320 किलोमीटर पर आवर winds. यानी कि इसमें जो winds होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है. And the last one is thermosphere, which is the hottest layer sphere of the atmosphere, and its temperature is very high. अच्छा, ये तो हो गई different types of spheres of atmosphere. Now what is the importance of atmosphere? कि जो atmosphere है उसकी क्या importance है? So first one importance is it provide necessary gases for living things to survive. तो जो एयर में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है. ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन होता है. तो नाइट्रोजन जो है मोस्टली क्रॉप्स के लिए या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है उसके लिए ज़रूरी होता है. स्पेशली क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए नाइट्रोजन चाहिए होते. देन सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन जो ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये चाहिए होता है. सो ऑल दीज आर एसेंशियल गैसेस. देन second importance is regulates the heat from the sun to just the right temperature for life on earth. यानी कि जो गैसेस होती है वो सन से सॉरी जो वेव्स होती है वो सन से जब अर्थ तक पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है उसकी टेम्परेचर की रेगुलेशन में हेल्प करता है. यानी उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो सडन इंक्रीज से उसको बचाता है. देन थर्ड वन इम्पोर्टेंस इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. दूसरा वाटर साइकिल में वाटर की जो एवोपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, तो ये पूरा जो है एटमॉस्फेयर में ही होता है. तो इसलिए ये वाटर साइकिल में भी काफ़ी रोल प्ले करता है. देन नेक्स्ट वन इज़ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेज. यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद होता है, ओजोन लेयर की वजह से जो हार्मफुल रेज होती है वो सन से अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. तो इस वजह से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है और जो हार्मफुल रेज होती है यानी यूवी रेज वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. देन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल
मेटोइड्स यानी कि जो शहाब साकिब होती है जो गिर कर तबाह हो जाती है, तो वो जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाती एटमॉस्फेयर की वजह से, या उसका टेम्परेचर अर्थ तक पहुंचने तक ये कम हुआ होता है। दूसरा दूसरा इसका यूज़ ये कि जो एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से जो प्लेनेट है यानी जो अर्थ है उसको ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से गर्म रखता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो सडन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से इसको बचाए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस मौजूद होते हैं वो चूँकि जो रेस होती है उसको उसको दोबारा एमिट करने की प्रोसेस में हेल्प करता है, तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये भी इस एटमॉस्फेयर ही की वजह से होता है। देन द लास्ट वन इज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्मॉल मेटोइड्स एंड विदाउट एटमॉस्फेयर स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड कंबस्टन आर नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें स्मेल का या किसी चीज़ की टेस्ट का या साउंड, क्योंकि साउंड की प्रोपेगेशन के लिए तो हमें तो कोई उसके लिए वास्ता चाहिए होता है, तो फिर ये पॉसिबल ना होता। एंड द लास्ट वन इज़ कि कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि कंबस्टन के लिए मोस्टली जो गैस चाहिए होता है दैट इज़ ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर जो कंबस्टन का प्रोसेस होगा वो नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द environmental chemistry introduction, then its different segments, and then a brief introduction of atmosphere.